हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेमोक्रेटिक डिप्लोमेसी एंड आई एम होस्ट डॉक्टर मनीष। देखिए, हम लोग तो डिप्लोमेसी बहुत सारी वीडियोस बनाते ही रहते हैं और बहुत सारे डिप्लोमेटिक इवेंट्स अभी हुए भी रिसेंटली। लेकिन आज बात होगी डेमोक्रेसी की, ऐसे फैक्टर्स जो डेमोक्रेसी पे इम्पैक्ट डालते हैं। अभी एक दो दिन पहले बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है और आई थिंक आप सभी को पता होगा कि आजकल न्यूज़ चैनल पे हर जगह जो है हल्द्वानी की घटना जो है वो चर्चा में है। और उसमें बहुत सारे जो जिनको उसे अर्न करना है। देखिए, ये एक तरह से पार्टी होती है जहाँ पे सभी अपना अपना स्टेक लेते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको वोट मिल रहा है, जो पत्रकार वो लोग हैं जो बिके हुए 1.5-2 रुपए में, जो अब पता नहीं आजकल न्यूज़पेपर की प्राइस क्या है, लेकिन जब मैं पढ़ा करता था उस वक्त 1.5-2 2 ढाई रुपए में मिलता था। लेकिन लेवल आज भी पत्रकारों को वही 2 रुपए वाला है, उससे ऊपर का लेवल है नहीं आज भी। उससे अपना वो पैसा छाप रहे हैं, लेकिन जो असली चीज़ है वो कोई बताएगा नहीं। और हमारे जैसे लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि इतनी हर चीज़ को कवर कर पाए। हालांकि जितनी हो सकता है मैंने ये अपने साइड से कोशिश करने का सोचा है कि जो ट्रू पिक्चर है, जो रियलिटी है, वो मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब मैं इस दुनिया में हूँ, इस भारत देश में रहता हूँ, तो इस देश के प्रति और यहाँ के लोगों के प्रति मेरी जो जिम्मेवारी है, मैंने अपने साइड से सोचा है कि पूरी कोशिश करूंगा मैं, जब तक मेरी सांस है, कि आप लोग तक जितना हो सके न्यूट्रल और सही पर्सपेक्टिव आप तक पहुंचा सकूं। तो शुरू करते हैं। देखिए, ये हल्द्वानी की घटना, इस पे बहुत मत जाइए, इसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं, ये सिर्फ नाम है। आज हल्द्वानी है, कल दिल्ली हुआ था, इसके पहले बिहार हो चुका है, गुजरात में हुआ था, यूपी में हो चुका कितने मरे उसका कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ एक नंबर है। वो हमारे आपके लिए शायद मैटर करता होगा, जो कि लेकिन जिनका स्टेक इस पे लगा हुआ है, जो इससे पैसा कमाते हैं या जो वोट कमाते हैं, उनको इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी राजनीति ही ऐसे चलती है और इसमें सभी लोग शामिल हैं, सभी लोग शामिल है, कोई इससे बचा हुआ नहीं। देखिए, सबसे पहली बात है कि आपको इसका डायग्नोसिस, जैसे हम लोग जब कोई पेशेंट आता है तो उसकी हिस्ट्री लेते हैं। मतलब हिस्ट्री लेने का मतलब क्या है कि उसकी हर चीज़ पूछी जाती है कि वो पहले कब बिल्कुल ठीक था। शुरुआत ऐसे करते हैं कि वो बिल्कुल कब ठीक था। हाँ, तो पहली बार उसको क्या दिक्कत हुई, जैसे जैसे समय पास हुआ और क्या क्या साइन सिम्टम आए, क्या दिक्कत होता है, किस लेवल का दिक्कत होता है, दर्द होता है तो किस एक्सटेंट तक का होता है, हल्का पेन होता है, इंटेंस होता है, स्टैबिंग होता है, या नेचर ऑफ पेन क्या होता है, टाइमिंग ऑफ पेन क्या होता है, या जिस किसी भी प्रॉब्लम का उसकी डिटेल्ड हिस्ट्री पूछते हैं, तो जाके डायग्नोसिस बनती है। तो ये भी एक समस्या है, तो समस्या की प्रॉपर डायग्नोसिस होनी चाहिए। यहाँ हमारे यहाँ डायग्नोसिस पर चर्चा नहीं होती, समस्या पे फोकस होता है, क्योंकि समस्या क्या है, समस्या से अटेंशन मिलता है और अटेंशन से बिजनेस होता है। बात समझ रहे हैं? तो असली चीज़ है बिजनेस है। तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हल्द्वानी में कौन सा प्लेस है, या दिल्ली में कहाँ कहाँ दंगे हुए, या बिहार में कहाँ हुए, कितने मर गए, कितने कट गए, सब अपने अपनी पार्टी उड़ा रहे हैं इस चीज़ से, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो असली अगर डायग्नोसिस पे समझे पहुंचे, तो ये नई बात तो है नहीं, हर जगह हो रही है। और समस्या क्या है, आपने ध्यान देखा दिया होगा, हजारों मंदिर हट गए, हजारों गुरुद्वारे हट गए, कुछ भी हट गया। कभी आज तक बवाल हुआ? कभी आज तक सैकड़ों कारें और बसें जलाई गई? ये हर बार एक खास कम्युनिटी के साथ क्यों होता है? और सिर्फ इंडिया में नहीं होता, ये भी एक बात है कि हो सकता है इंडिया, इनको समस्या सिर्फ हिंदुओं से हो या इंडियन से हो, ऐसा भी दिक्कत नहीं है। आप यूरोप में जाइए, यूरोप में यही प्रॉब्लम है, यूएस में यही प्रॉब्लम है, इनको हर जगह प्रॉब्लम है। अच्छा, इनको अपने यहाँ रहना नहीं, इनको सीरिया में नहीं रहना, अफगानिस्तान में रहना, वो बुरी जगह है, ठीक है, वहाँ से भाग के आते हैं, फिर यहाँ इनको दिक्कत होती है। तो दिक्कत कहीं ना कहीं खुद की है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बहुत पहले कहा था कि जो इस्लामिक जो एक्सट्रीमिज़म है, प्रॉब्लम यहाँ है। अब प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ है, ऐसा क्यों है? देखिए, बहुत लोग फिर जो लिबरल्स होते हैं या जो वैसे लोग होते हैं, वो बोलते क्या है कि देखिए ये 2-4% लोग हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 2-4% जो लोग हैं ना, यही मायने रखते हैं, यही सिग्निफिकेंट होते हैं। आप हिस्ट्री पढ़िए, एक्चुअली हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैं तो साइंस बैकग्राउंड का हूँ, लेकिन हिस्ट्री पढ़ना हर व्यक्ति का जिम्मेवारी है, धर्म है, अगर उसको चीज़ों को सही पर्सपेक्टिव में समझना है तो। आप हिस्ट्री देखिए, ज़्यादातर जो जर्मन्स थे वो अच्छे थे, लेकिन हिटलर के कुछ वोटर्स के सामने, और हिटलर ने सत्ता पे कब्जा किया, और वो सारे लोग इररिलेवेंट हो गए। रिलेवेंट कितने रहे? 20% लोग, 10% लोग। चाइना में
कितने लोगों ने माओ की पार्टी को ज्वाइन किया होगा, मिलियंस का मैसेकर हो गया। वो सारे अच्छे लोग जो चुप रहते थे वो इररिलेवेंट है। आप रशिया में देखिए जो क्रांति हुई, उसके बाद कितने मिलियंस लोगों का मर्डर हुआ, वो सब इररिलेवेंट हो गए। आप जहाँ जहाँ भी एक खास मजहब फैला, वहाँ की ज़्यादातर जनता शांतिपूर्ण थी। या इवन जो लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं उसमें भी 80% अच्छे लोग हैं, लेकिन वो अच्छे लोग बोल नहीं सकते ना, दिक्कत ये होती है। तो जिनका कब्जा है इंस्टीट्यूशंस पे, ठीक है, उनकी बात ही रिलेवेंट होती है और वही ये चीज़ कराते हैं। और ये सारी घटनाएं फ्राइडे को ही क्यों होती है, ये देखिए मानने वाली बात है। देखिए हमें भी डर लगता है भाई, हमारे पास तो गन्स नहीं, हमें तो लाइसेंस भी नहीं मिलता। लाइसेंस अप्लाई करने पर शायद मुझे मिल जाए, लेकिन मैंने अप्लाई ही नहीं किया खैर कभी। लेकिन ज़्यादातर लोग तो 90% लोगों को तो अप्लाई करने पे मिलेगा भी नहीं। तो उनकी सिक्योरिटी का क्या? और जो जो इंस्टीट्यूशंस है सिक्योरिटी के लिए, हम एज ए डेमोक्रेसी में क्या करते हैं कि डेमोक्रेसी में एक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कर देते हैं, ताकि चूंकि हर काम हर व्यक्ति तो कर नहीं सकता है, तो अपनी सेफ्टी के लिए हमने एग्जीक्यूटिव रख दिया है। अगर एग्जीक्यूटिव कैसे फंक्शन करेगी उसके लिए हमने लेजिस्लेचर बना के रखा है, और उसके बावजूद कुछ गड़बड़ी होती है तो जुडिशरी का पूरा सिस्टम है। तो आखिर ये सिस्टम क्या कर रहा है? और लोग समस्या की बात करते हैं। मुझे ये कहना है कि जब डेमोग्राफी बदलती है उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं होती? वहाँ का जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर रहा होगा या सर्किल अफसर रहा होगा, यहाँ या थाने का जो एसआई होगा या जो इंचार्ज होगा उस थाने का, क्या उसे पता नहीं? या हम लोगों को पता नहीं क्या कि लोग जब आते हैं, मकान बनाने आते हैं, आप छड़ गिट्टी बालू गिराएगा तो तुरंत थाने वाला पहुंच जाता पैसा लेने के लिए। तो क्या ये पैसा लेके आधार कार्ड पैन कार्ड सब बन जाता है यहाँ पे? तो आप हमारे देश की छोड़ दीजिए, आप सऊदी अरेबिया में जाइए, वहाँ किसी को ऐसी नेशनैलिटी मिल सकती है क्या? वहाँ कोई कार्ड बन सकता है ऐसा क्या? वहाँ तो 20 साल पाकिस्तानी भी रह रहे हैं तो उसको भी वो लोग सिटीजनशिप नहीं देते हैं। तो यहाँ कैसे सिटीजनशिप मिल रहे हैं? इसका मतलब क्या है कि ये जो इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, फॉल्ट इसमें है। आप कमी पे, ये तो जिसको बिजनेस करना है, इससे मौत पे दावत उड़ानी है, वो तो उड़ा रहा है, लेकिन हमारा काम है या लोगों को ये कहना कि जो जो ट्रू पिक्चर है, जो सही चीज़ है। जब ये लोग वहाँ पे जमा हो रहे थे, देखिए मैं उत्तराखंड में मैंने पढ़ाई की है तो मुझे पता है, मैं 5 ईयर्स ऑलमोस्ट ऋषिकेश में रहा हूँ। और जब मैं रहता था वहाँ पे 4-5 साल में, मुझे याद नहीं, मेरी याददाश्त में याद नहीं आता मुझे कि कोई चाकूबाजी की घटना हुई हो वहाँ पे। वहाँ सबसे बड़ी घटना क्या पता है क्या थी? जब कई बार लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, तो वो जंगल का एरिया थोड़ा सा है, तो कई बार हाथी आ जाता था, वो कुछ लोगों को मार दिया है। मतलब 5-6 साल में ऐसा 3-4 इंसिडेंट मेरे रहते हुआ है। मेरे कॉलेज के बिल्कुल पास गंगा बहती थी और उसके अपोजिट हमने अक्सर हाथी और जंगली जीव देखे हैं। तो ये सब घटनाएं होती थी। और अभी तो जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे बहुत सारे पहाड़ी फ्रेंड्स हैं, चाहे वो गढ़वाल में हो उत्तराखंड में हो, तो वहाँ जो इंटीरियर, जहाँ कोई और स्टेट का कोई आदमी नहीं जा सकता है, वहाँ एक खास समुदाय के लोग इतने कैसे पहुँच रहे हैं इंटीरियर में? और वहाँ हर जगह जंगल के बीच जहाँ मंदिर नहीं है, वहाँ मज़ारें कैसे बन रही हैं? तो ये ऐसे तो हो नहीं रहा है। और ऐसा भी नहीं कि सरकार को पता नहीं है चीज़। तो ये जब चीज़ें पनपती हैं तब क्या होता है? तब ये जो कोर्ट है, जो इतने सारे माय लॉर्ड्स हैं, इतने 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 पढ़े लिखे लोग, हालांकि ये कितने पढ़े हैं ये तो खैर उनको ज़्यादा बेहतर पता है, उनको ये पता होता है कि मेरे चाचा मामा नाना काका लोग ऑलरेडी जुडिशरी में हैं, तो हमें उसी में जाना, ये तो पहले से ही प्री डिटर्मिन होता है। या कुछ लोग इसलिए नहीं जा पाते उनके रिश्तेदार, कि उनको लगता है कि ज़्यादा मलाई जो है वो लॉयर के प्रोफेशन में है, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस हो जाएगा, कुछ दिन ट्रेनिंग ले लेंगे, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा माल उधर है, तो ज़्यादा बेहतर कि जो जस्टिस वाला पोस्ट है वो ना लिया जाए, ज़्यादा पैसा इधर है। वरना सेकेंड ऑप्शन तो है ही, वो कितने मेरिटोरियस है, कितना कॉम्पिटेंट है, वो तो मुझे पता ही है, आपको ही पता। आजकल देश की जनता को ये सब चीज़ें पता लगने लगी हैं। तो जब ये बातें हो रही थी तो उस वक्त ये सो मोटो एक्शन जो होता है वो कहाँ था उनका? तो पहला मेरा सवाल तो जुडिशरी से है, जो हर वक्त पहुंच जाती है। तो हमने आपको क्यों बनाया? किसी डेमोक्रेसी में आपको बनाया क्यों जाता है? जुडिशरी रखा क्यों जाता है? कि हमारे इंटरेस्ट को आप प्रोटेक्ट करें, और हमारे ही इंटरेस्ट पे आप हमारी कॉस्ट पे किसी और को बसा रहे हैं। तो या तो आप निहायत ही बेशर्म लोग हैं, या इस लायक हैं कि मैं कह नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा प्रोफेशन अलाउ नहीं करता इस चीज़ को कहने का। कुछ लोग कहते भी हैं और वो बहुत अच्छी तरीके से कहते भी हैं, मैं शायद वो कह नहीं पाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी आप डॉक्टर्स तो ये भी काम नहीं करते जो मैं कर रहा हूँ।
पहली बात तो जुडिशरी की होगी, वो कितना बड़ा फेलियर है इस पे कोई चर्चा नहीं होगी, कोई बात भी नहीं होगी। 2-4 लोग शायद बोल दें अलग मेन चैनल में, तो ये बात भी नहीं होगी। दूसरी बात हुई लेजिस्लेचर की। आप जब इंक्रोचमेंट होता है, इसकी अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं है अक्रॉस इंडिया? मतलब अक्रॉस इंडिया तो शायद हर जगह नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन काफ़ी जगह जहाँ बिहार मैं रहता हूँ वहाँ तो भैया कुछ कह ही नहीं सकते हैं। वहाँ रोड कहाँ है, सड़क कहाँ है और मकान कहाँ कहाँ, फ़र्क करना मुश्किल हो जाएगा। सिटी प्लानिंग तो ऐसी कि बात पूछो ही मत, ऐसा लगता है कि जन्म लेना ही पाप था, सच बात बता रहा हूँ। लेकिन खैर बेशर्मों को उससे फ़र्क पड़ता नहीं है इस चीज़ से। तो जो आपका लेजिस्लेचर है वो ऐसे एक सख्त कानून क्यों नहीं लाता है कि इस तरह से इलीगल ऑक्यूपेंसी होती क्यों है, आप होने क्यों दे रहे हो? सबसे बड़ा सवाल ये है। तीसरा जो जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है एग्जीक्यूटिव से। एग्जीक्यूटिव पैसा लेने के लिए तो सीओ, बीडीओ, सब इंस्पेक्टर, एसपी, डीएसपी सब आगे रहते हैं। हमारे यहाँ बालू बालू बेच के कौन सारे आईपीएस यहाँ आते हैं, सबकी पोस्टिंग बालू के पैसे से होती है और बालू के से पैसा कमाते हैं, सबको पता है। तो आप उस वक्त क्या कर रहे थे? चलो ये मिसहैप हो भी गया, तो उसके पहले आपकी प्रिपरेशन क्या थी? सवाल ये है देखिए। और सबसे एक और बड़ी बात कि हम लोग पैसा कमाने में इतने मशगूल रहते हैं कि लगता है घर बनाए, गाड़ी बनाए, एक दो से बच्चा ज़्यादा ना करे, एक ही बच्चा हो, उसको हर तरीके से सारी सुविधाएं दी जाए, उसको अच्छा इंटेलेक्चुअल बनाया जाए। ये हमारी कोशिश रहती है, हर हर मिडिल क्लास आदमी की ये कोशिश रहती है। हम इसमें इतने मशगूल हो जाते हैं कि हम अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वही भूल जाते हैं, हम क्वेश्चन करना भूल जाते हैं। ये 2 टके के जो पत्रकार हैं वो ये बोल देते हैं, अरे डीएम साहब ने ये कर दिया, डीएम तो जिले का मालिक होता है। कैसे बोलता है डीएम जिले का मालिक होता है? अरे वो नौकर है हमारा भाई। चूंकि ये पत्रकार खुद ही ज्यादातर अनपढ़ होते हैं, बहुत कम आप देखिएगा, कुछ टॉप के लेवल के पत्रकारों को छोड़ दिया जाए तो 90% जो है वो तो बिना डिग्री के होते हैं और उनको आता जाता कुछ नहीं है। और जो टॉप लेवल के होते हैं, देखिए पत्रकारों का इतिहास अगर जानना है तो एक स्टोरी मैंने बचपन में पढ़ी थी, हरिशंकर परसाई की, भेड़ और भेड़िए। तो जब जब भेड़ियों का शासन खत्म होने का आया, डेमोक्रेसी आने की बात हुई कि हाँ भाई अब जंगल में भी प्रजातंत्र आ रहा है, तो सबसे पहले कौन आए? वो रंगे सियार। रंगे सियार कौन थे? ये पत्रकार। ये इनकी तो जिंदगी सियारों की ही दलाली पे टिकी हुई है। तो ये तो पता है ना कि एग्जीक्यूटिव में पावर सारा ब्यूरोक्रेट्स के पास ही है आज के टाइम। हमारी हमारी ये डेमोक्रेसी सबसे शर्मनाक चीज़ तो यही है। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि हमारी डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा दीमक कौन है, वो ये ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो उनकी चाटते हैं, उन्हीं का जूठन खा के इनका इनका खर्चा चलता है। और जो बड़े लेवल के और पत्रकार है वो नेताओं के जूठन खाते हैं। तो इनकी इनकी औकात इतनी ही है, इनका पेट ही इसी से पलता है, वरना ये भूखे मरेंगे, कोई और टैलेंट इनमें कुछ होता नहीं है। तो ये वो चीज़ तो छापेंगे नहीं। और आप और हम सामान्यतः इतने बिजी रहते हैं, इतना हमारा काम रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी घर परिवार की है कि हम ये सोच के बैठे कि हम वोट दे रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई है हमारी, और जो हमने जिनको वोट दे के चुना है उनको इतनी सुविधाएं दी हैं, और जो एग्जीक्यूटिव उन्होंने चुना है वो हमारा ध्यान रखेंगे, लेकिन वो सिर्फ हमें लूटने, हमारा खून चूसने में लगे हैं। एक अच्छा इंजीनियर जो अच्छी कंपनीज में, गूगल में काम करता है या किसी अच्छी कंपनी में काम करता है, 1 करोड़ का पैकेज है तो उसका 30-40 लाख रुपया टैक्स में चला जाता है। डायरेक्ट टैक्स 30 लाख के आसपास हो जाता है, मोटा मोटी 25-28 लाख। और इनडायरेक्ट टैक्स में जो भी आप खर्च करते हैं सब में इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। उस बेचारे की सारी कमाई सरकार उसका खून चूस लेती है, और बदले में देती क्या है? बदले में तो हम सवाल नहीं करते। और देखिए कलयुग में ना, जब तक आप अपनी संगठनात्मक शक्ति नहीं बनाएंगे, आपकी सुनी नहीं जाएगी। जब तक आप एक नहीं होंगे, एक आवाज़ नहीं होंगे, और स्पेशली इंटेलेक्चुअल्स की मैं बात कर रहा हूँ, जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन में पेनिट्रेट नहीं करेंगे कुछ नहीं हो सकता। आप अपने संगठन बनाइए और संगठन में पोस्ट होल्ड करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लगता है कि ये सब फालतू काम है, लेकिन इतने उम्र में मुझे अब जाके रियलाइज़ हुआ कि ये फालतू काम नहीं है। आप जब तक अपनी संगठन को नहीं बनाइएगा, मजबूत नहीं करिएगा, आप इस पोजीशन पे नहीं पहुंच पाइएगा कि आप नेगोशिएट कर सकते हैं। एक जगह ये चीज़ हुई और मैंने देखा बरेली में, कैलकाटा में, हर जगह। और इतना शॉर्ट इंटरवल टाइम में इतना वाइड स्प्रेड मैसेज कैसे पहुंच जाता है? क्या ये जांच का विषय नहीं है? और क्या जांच का विषय क्या, ये सब पता है, अंडरस्टूड है, लेकिन ये जब बिलो द कारपेट इसको छुपाया जाता है ताकि आप शांत बैठे रहें। वहाँ मेरे एक फ्रेंड हैं, डॉक्टर हैं हल्द्वानी में, वो प्रैक्टिस उनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, रोरिंग प्रैक्टिस है, और बहुत लोगों की, लाखों की, करोड़ों की कमाई जल गई, इतनी सारी कारें जल गई, इतनी सारी गाड़ियाँ चल गई। उसका जो है हर्जाना कौन देगा?
और जो वो लोग जो मर गए, जो इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं रहे थे, आते जाते मर गए, उसके लिए हर्जाना कौन देगा? ये कोठियों में बैठने वाले जो ब्यूरोक्रेट्स है, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कब समझेंगे? सिर्फ 144 लगा के हो जाएगा, कोर्ट में पहुंच गए, हो गया, देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया, इससे हो जाएगा? सबसे बड़ी कमी जो है वो हमारे अंदर है। हम जब सवाल नहीं पूछना, जब तक पूछना शुरू नहीं करेंगे और इसके लिए लड़ना नहीं शुरू करेंगे, एक हर जगह आपको आवश्यकता है कि एक संगठन बनाए जिसमें कुछ लॉयर्स भी रखें इमिनेंट, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, लॉ अबाइडिंग सिटीजन, तो एक लॉयर जरूर रखें और वो हर छोटी चीज़ पे बाकायदा क्वेश्चन करें। क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, हम इतने मतलब कि डिपेंडेंट हो गए हैं। अब आजकल जो जिस तरह की सोसाइटीज़ बन रही हैं, वो तो और भी डिफरेंट टाइप के, पहले जो सोसाइटीज़ इंडिया में थी वो क्लोज थी, क्योंकि काफ़ी आपस में क्लोज रिलेशनशिप हुआ करता, गाँव में भी इवन शहरों में भी। बट आज जब से ये कॉस्मोपॉलिटन चीज़ डेवलप हो गई है, छोटी छोटी सैटेलाइट सब सिटीज़ बन रही सिटीज़ के अंदर, और वो गेटेड सोसाइटीज़ जो बन रही हैं, उसमें क्या कोई रिलेशनशिप ही नहीं डेवलप हो पाता। एक सामने का बंदा मर गया तो कोई लाश उठाने नहीं आएगा। तो ये बात समझिए आप, जब आप गेटेड सोसाइटी में, क्योंकि अगर 100 लोगों की भीड़ आ गई तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, चाहे आप 10,000 ही क्यों नहीं, क्योंकि आपकी यूनिटी नहीं है। तो आप ये समझिए इस चीज़ को कि ये घटनाएं आगे भी होंगी और आपकी सेफ्टी अब आपके हाथ में है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इंडिया का जो सिस्टम है, स्पेशली जो एग्जीक्यूटिव का सिस्टम है, जो ब्यूरोक्रेसी है, ये लोअर या हायर, इसको आपसे कोई मतलब है। इनको सिर्फ अपने आकाओं से मतलब होता है, अपने आकाओं को खुश करना होता है, क्योंकि इनकी नौकरी ही इसी के लिए, क्योंकि ये स्किल्ड तो होते नहीं। ये ऐसा कौन सा काम करते जो बहुत सिग्निफिकेंट हो? इंडियन जो ब्यूरोक्रेसी है, मैं पार्टिकुलरली इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की बात कर रहा हूँ प्रिसाइजली, क्योंकि लोअर जो ऑफिसर्स होते हैं उनको ये कुछ समझते नहीं है, मतलब उनके लिए वो भौंकने वाले कुत्ते हैं। किसी को कटवाना हो तो इनको भेजते हैं, अदरवाइज कुछ काम इनका है नहीं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अगर एबोलिश हो जाए तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा इंडिया में? ये ऐसा कौन सा काम करते हैं या क्या स्पेशल है? कोई मैं मान के चलता हूँ कि चलिए मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं सिलेक्शन हो गया, सारे टॉपर्स जो, ये एक अलग सब्जेक्ट ही हो जाएगा, बस मैं जल्दी समाप्त करूंगा इस चीज़ को, इस पर अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, कि अगर ये हट जाए सिस्टम से तो सिस्टम में क्या फ़र्क पड़ेगा? इनका काम कोई टेक्निकल नहीं है, इनका काम ये एक बड़ा बाबू जो होता है उनके ऑफिस में, वो इनसे ज़्यादा इफिशिएंटली कर सकता है, बिकॉज वो लोकल फॉर्म को अच्छे से जानता है, लोकल डेमोग्राफी को जानता है, लोकल जो प्रॉब्लम्स है उनको ज़्यादा बेहतर ढंग से जानता है। अगर किसी को शक है ना, तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इंडियन ब्यूरोक्रेसी के चलते कितना ये देश सफ़र कर रहा है, स्पेशली इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के चलते इतने नालायक होते हैं ये लोग। तो हम नालायकों के बीच फंस चुके हैं। ये डिसीजन आपको लेना है, ये आसान नहीं है, क्योंकि आपको अपना कोई दिखाई नहीं देगा इस सिस्टम में, और हर जगह हमारे बच्चे काटे जा रहे हैं। तो इसकी चिंता हमें करनी होगी, इस पर एक गंभीर चर्चा की आवश्यकता है कि क्या क्या हम कर सकते हैं, ऑप्शंस की बात, व्हाट काइंड ऑफ ऑप्शन वी हैव। ठीक है, आज की वीडियो में यही समाप्त करता हूँ। आगे और कुछ जो लोकल मुद्दे होंगे उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, या आईआर से संबंधित टॉपिक्स मेरे पास बहुत हैं, लेकिन टाइम की कमी होती है, मैं कई बार वीडियो बना नहीं पाता हूँ। कल मैं रात भर सो नहीं पाया हूँ, फिर भी मैंने आज सोचा कि आज इवनिंग में टाइम निकाल के इस वीडियो को बनाऊँगा, और मैं ट्राई करूँगा कि इस वीडियो को जल्दी से अपलोड करूँ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।